एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता है हमारी चर्चा हो रही है टेक्सटाइल पर। टेक्सटाइल में हमने देखा है रेशों के वर्गीकरण के बारे में समझा है। रेशों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से किया है। एक तो प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाले रेशे और एक था आपका कृत्रिम जगत से प्राप्त होने वाले रेशे। तो प्राकृतिक में हमने देखा वानस्पतिक, जांतव और खनिज रेशों के बारे में देखा, जिसमें से हमने दो रेशे जो हमारे वनस्पतिक जगत के प्राप्त होने वाले दो रेशे हैं, उसमें से हमने अभी जो चर्चा किया है वो किया है आपका कपास के बारे में और लिनन के बारे में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जानतो जगत से प्राप्त होने वाला रेशा जो है हमारा रेशम। तो आज हम रेशम के बारे में पढ़ने वाले हैं। रेशम के बारे में कुछ और पढ़ें उससे पहले हम एक छोटी-सी कहानी देख लेते हैं। कहानी क्या? कि रेशम का उत्पादन कैसे हुआ? मतलब रेशम का उत्पादन कहाँ से हुआ? तो आपको पता है कि एक ये कहानी ही है कि एक जो चीन की एक राजकुमारी थी, जिनका नाम था शी लिंगची। तो वो एक दिन अपने बगीचे में टहल रही थी और चाय पी रही थी। तो चाय पीते-पीते वो शहतूत के पेड़ के नीचे चली गई और वहाँ से क्या हुआ उनके चाय में एक जो है कीड़ा गिर गया। जो शहतूत के पेड़ पर कीड़ा रहता है, वो कीड़ा उनके चाय में गिर गया। तो जब उन्होंने उसको निकाला, उस कीड़े को निकाला तो देखा कि वो मतलब उसके जो कीड़े थे, कीड़े के चारों तरफ एक अजीब प्रकार से मतलब बहुत अच्छे चमक वाले मजबूत रेशे दिख रहे थे उनको। तो उन्होंने सोचा ये क्या चीज़ है? फिर उन्होंने निकाला और उसके लिए उसी रेशों से राजा के लिए एक कुछ चोंगा-सा बनाया। उन्होंने राजा के लिए चोंगा बनाया और उसको उपहार में उनको दे दिया। तो उस चोंगे को देखकर राजा बहुत खुश हुए और राजा को वो चोंगा बहुत पसंद आया। फिर इसी प्रकार से क्या हुआ चीन में बड़े पैमाने पर जो है रेशम का उत्पादन होने लगा। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? चीन से ही हुई थी। अब चलिए हम इसके बारे में पूछते हैं देखते हैं जो हमारे क्वेश्चन में आता है। ये तो थी छोटी-सी कहानी कि चीन में मतलब कि रेशम का उत्पादन कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये आपका प्राकृतिक जगत से प्राप्त होने वाला प्राणिज रेशा है। जो आपका ये रेशम होता है, ये प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला रेशा है। आपने देखा था कि प्राणिज जगत से हमारे 2 रेशे प्राप्त होते थे। एक था हमारा रेशम और दूसरा था हमारा ऊन। हमें इन्हीं दोनों रेशों को पढ़ना है। और जो आपके खनिज रेशे थे वो थे सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। बाकी जो भी हमारे बचते हैं वो सारे आपके वानस्पतिक जगत के होते हैं। तो जो आपका ये रेशम है, रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। रेशम को क्या कहा जाता है? इसको वस्त्रों की रानी कहा जाता है और आपने देखा होगा कपास को जो है वस्त्रों का राजा कहा जाता है। ये बड़ा कन्फ्यूज़िंग वाला क्वेश्चन है कभी क्योंकि कभी-कभी ये उल्टा-पुल्टा हो जाता है, कभी राजा, कभी रानी। मतलब ये थोड़ा कन्फ्यूज़िंग वाला क्वेश्चन हो जाता है, अगर आपको कपास और रेशम दोनों साथ में दे दिया जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। तो 2 पॉइंट आपका यहाँ से क्लियर हो गया है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? तो जो आपका रेशम होता है यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े जो होते हैं वो शहतूत की पत्तियों को खाकर जीवित रहते हैं और क्या करते हैं रेशम का उत्पादन करते हैं। तो ये आपको जितनी लाइन लिखी गई है उतने क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं अलग-अलग एग्जाम में। तो क्या ध्यान रखना है जो आपका रेशम है या किस जगत का है तो ये आपके प्राणिज जगत का रेशा है। दूसरा रेशम को वस्त्रों की रानी कहा जाता है और ये प्रोटीन जो है इसमें क्या होता है ये प्रोटीन का रेशा होता है। रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ध्यान क्या रखना है आपको कि रेशम के कीड़े हैं जो वो खाते हैं शहतूत की पत्ती मतलब मलबरी लीव्स खाते हैं और इन्हीं को खाकर ही ये जीवित रहते हैं और रेशम का उत्पादन भी यही करते हैं। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। आगे भी आपको यहाँ से ये सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं क्योंकि ये सारा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो रेशम में क्या पाया जाता है? सेरेशीन गोंद पाया जाता है और फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है।
तो प्रोटीन किसमें पाया जाता है? प्रोटीन आपका जो जानता जगत का रेशा होता है उसमें पाया जाता है। और जो गोंद है वो कौन-सा गोंद है? तो सेरेसीन नामक गोंद होता है। ये दोनों पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ये तो 2 क्वेश्चन आपके रेडी ही हैं। अगला है इसका जो इतिहास है कितने वर्ष पुराना है? तो ये लगभग 2500 वर्ष पुराना इतिहास है आपका। जो चीन में इसका प्रारंभ हुआ था, आपको ये भी पता चल गया कि रेशम जो है, रेशम उत्पादन में चीन क्या है? वो प्रथम स्थान पर है। तो और कपास उत्पादन में अपना भारत। तो आप अगर जो पढ़ते हैं तो उसको कंपेयर करते हुए चला कीजिए। तो ये हो गया आपका रेशम जो है, रेशम उत्पादन चीन जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। लेकिन जो आपका भारत है, अपना भारत किस स्थान पर है? तो अपना भारत चौथे स्थान पर है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान किसका है विश्व में? तो वो है वो है आपके चीन का। और जो दूसरा है मतलब चौथा स्थान है वो है अपने भारत का। रेशम की देवी किसे कहा जाता है? तो आपने देखा सी लिंग ची। सी लिंग ची को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक छोटी-सी कहानी बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ये सी लिंग ची थी, ये चीन की एक महारानी थी मतलब कि राजकुमारी थी। तो ये राजकुमारी जब टहल रही थी तो इनके जो चाय का कप था, चाय के कप में शहतूत गिर गया और उसमें से इन्होंने क्या किया जब उसको निकाला तो उसमें से एक बहुत ही अच्छा रेशा निकला इनको जो चमकदार था, अविरल था और वह कैसा था मतलब कि बहुत ही अच्छा धागा इनको दिखा। तो इन्होंने उससे राजा के लिए या राजकुमारी ने क्या किया राजा के लिए एक उपहार बनाया और जब ये उपहार राजा को दिया तो राजा को बहुत पसंद आया। तो जब वहाँ पे उनको बहुत पसंद आया तो धीरे-धीरे क्या होने लगा रेशम का उत्पादन होने लगा चीन में ही। तो चीन क्या हो गया चीन इसके उत्पादन में रेशम के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है विश्व में भी। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है टसर रेशम। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब रेशम के प्रकार में, तो वहाँ पे देखेंगे टसर रेशम क्या है, मूंगा रेशम क्या है, लपेटा रेशम क्या है, कटा रेशम क्या है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जो टसर रेशम होता है, टसर रेशम का उत्पादन बंगाल व बिहार में होता है। बंगाल और बिहार में किस प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है? तो टसर रेशे का उत्पादन होता है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि जो रेशम के कीड़े को पाला जाता है, रेशम के कीड़े को पालना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका सेरीकल्चर। और रेशम के कीड़े का जीवन चक्र कितना होता है? 2 माह। 2 माह ही इसका जीवन चक्र होता है। मतलब बहुत कम अवधि में इसको तैयार किया जाता है। लेकिन इस 2 माह में ये जो आपका ये रेशम का कीड़ा होता है इसकी 4 अवस्थाएँ होती हैं। इस 2 माह में भी ये जो रेशम का कीड़ा है, ये 4 अवस्थाओं से होकर गुज़रता है। कौन-कौन से? तो जो इसकी अवस्थाओं का क्रम है इसको भी आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो क्या होता है जो इसका रेशम होता है मतलब कि जो आपका रेशम होता है इसके कीड़े 4 अवस्थाओं से गुज़रते हैं। तो वो 4 अवस्थाएँ कौन-कौन सी हैं? सबसे पहले तो क्या होता है अंडा होता है। अंडा अंडा किसमें बदलता है? लार्वा में बदलता है। जो अंडा होता है वो लार्वे में बदलता है। फिर लार्वे से किसमें बदलता है? प्यूपा में बदलता है। और जब ये प्यूपा में बदलता है, उसके बाद ये कीड़े में बदलता है। लेकिन प्यूपा में भी बदलने पर ये यहाँ से 2 स्टेज हो जाता है। कोकून जो है एक कोकून हो जाता है। कोकून से क्या होता है कि मतलब जब ये प्यूपा ही होता है तभी इसके रेशे निकाल लिए जाते हैं। कीड़ा नहीं बन पाता है। तो जो कीड़ा बनता है उसके रेशे उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने अच्छे प्यूपा के होते हैं। क्योंकि जो प्यूपा होता है वो अभी बहुत छोटा ही होता है और उसके धागे जो ऐसे-ऐसे लपेटे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आपने जब बुक में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि जो ऐसे-ऐसे कीड़े होते हैं और उस पे क्या होता है उस पे जो रेशम होता है वो लपेटा हुआ होता है। तो जब कीड़े बड़े होके इधर से निकल जाते हैं तो ये रेशा उतना अच्छा नहीं उलझा-उलझा सा हो जाता है। लेकिन जो आपके प्यूपा होता है, प्यूपा से जब कोकून बनता है तो कोकून के जो रेशे निकलते हैं वो बहुत ही उत्तम कोटि के होते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो यहाँ से आपको क्या-क्या पॉइंट ध्यान रखना है? ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसके पॉइंट को क्योंकि यहाँ से हमसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये प्राकृतिक जगत का रेशा है। प्राकृतिक में भी ये आपके प्राणिज जगत का रेशा है। रेशम को ही वस्त्रों की रानी कहा जाता है।
इसमें प्रोटीन पाया जाता है। इस रेशे में जो है प्रोटीन पाया जाता है। कौन-सा प्रोटीन पाया जाता है ये हम अभी आगे देखेंगे। तो इसके जो है कीड़ों से ये प्राप्त होता है और जो इसके कीड़े होते हैं कौन-सी पत्तियाँ खाते हैं? तो वो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। शहतूत की पत्तियों को खाते हैं उसके बाद जो है रेशम का उत्पादन करते हैं। इतना पॉइंट यहाँ से हो गया। इसमें जो रेशम होता है, इस रेशम में सेरिसिन गोंद होता है और फाइब्रिन प्रोटीन होता है। बाकी आपको ध्यान रखना है कि रेशम जो है, रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान है और अपने भारत को ध्यान रखना है कि ये चौथे स्थान पर है। रेशम की देवी जो है वो शीलिंगची हैं। ये आपको पता है कि चीन की राजकुमारी थी। टसर रेशम का उत्पादन बंगाल और बिहार में होता है। जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम का जो जीवन काल होता है, रेशम के कीड़े का जीवन काल वो भी आपका सिर्फ 2 मंथ होता है और 2 मंथ में भी वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। तो ये था आपका जो हमें पॉइंट यहाँ से याद रखने हैं, जो हमसे बार-बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब हम देख लेते हैं रेशम की जो है उत्पादन की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि रेशम का उत्पादन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये तो आपका थोड़ा-सा यहाँ पे छूट गया है। आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले हम क्या करते हैं, जो रेशम के कीड़े हैं शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये रेशम के कीड़े होते हैं ये कहाँ पाले जाते हैं? ये शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो शहतूत के वृक्ष की खेती कैसे होती है? सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि क्या होगी, इसकी खेती होगी। यहाँ से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएँगे, लेकिन आपको बस ध्यान रखने के लिए ये एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि शहतूत के वृक्ष की खेती कैसे होगी। तो रेशम के कीड़े जो हैं शहतूत के वृक्ष की पत्तियों पर ही रहते हैं। तो रेशम के कीड़े पालने के लिए आवश्यक है कि आप सबसे पहले जो है शहतूत के वृक्ष लगाएँ। क्योंकि जैसे आपने देखा था कपास था, आपका लिनन था, तो इन सब के जो है क्या करते थे, हम बीज बोते थे। जब इनके बीज बोते थे तो उससे प्राप्त करते थे। लेकिन ये आपको रेशम का जो कीड़ा है इसको आप कहाँ रखेंगे? जब ये शहतूत की पत्ती खाएँगे तो सबसे पहले इसको क्या करना है, शहतूत के पेड़ लगाने हैं। तो शहतूत के पेड़ लगाएँगे, फिर किसी भी जो है जगह से जाके जहाँ पे मतलब ये आपके गृह उद्योग में रुचि रखते हैं, वे जो है आपके शहतूत के वृक्षों को लगाते हैं। वहाँ से आप जो है वृक्षों को वो शहतूत को ले आएँगे। उसके बाद इनको जो है पेड़ पर डाल देंगे। तो ये क्या करेंगे, वहाँ पर 2 महीने तक खाएँगे और मतलब ये 2 महीने तक वहीं पे खाएँगे और इस 2 महीनों में वो 4 अवस्थाओं से गुज़रेंगे। आपको पता है जो आपका सबसे पहले जब आप डालते हैं अंडा, अंडे से क्या बनेगा, वो लार्वा बन जाएगा। हमने पहले ही देखा लार्वे से बनेगा प्यूपा और प्यूपे से क्या बन जाएगा, वो कीड़ा बन जाएगा। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि क्या होता है जब ये फिर क्या होगा, फिर कोकून की छँटाई होने लगेगी। जब वो बड़े हो जाएँगे कीड़े, फिर आप क्या करेंगे, कोकून की छँटाई करेंगे। कोकून की छँटाई कैसे करेंगे? तो जो आपको कोकून प्राप्त होता है, उनको उनके रंग, आकार, आकृति, लंबाई, गुणधर्म इन सब के आधार पर आप उनको जो है अलग-अलग करके छाँटते हैं। इस इस अवस्था में जो कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है, इन कोकूनों से ऐसे कोकून को अलग कर दिया जाता है जो रेशे के लिए अनुपयोगी होते हैं। तो जो आप रेशम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कीड़ों को प्यूपा की स्थिति में ही मार डालते हैं और कुछ हम क्या करते हैं, कुछ कीड़ों को बचा लेते हैं। जो कीड़ों से निकलने वाले रेशम के रेशे होते हैं, वो असमान होते हैं, धागे तोड़ डालते हैं। तो इनका उपयोग संभव नहीं होता है। जब कीड़े इसके निकल जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया जो छोटा-सा होता है प्यूपा ऐसे-ऐसे धागे पूरे लपेटे होते हैं। लेकिन जब ये बड़ा हो जाता है, जब कीड़ा इसमें से निकल गया, तो ये धागा क्या हो जाएगा, उलझा-पुलझा हो जाएगा, मतलब ये उलझ जाएगा, वो मतलब उतना अच्छा बनेगा ही नहीं। तो इसको क्या करते हैं, प्यूपा की स्थिति में इसको मार डालते हैं। कैसे मारते हैं, इसने आपको देखा होगा इसकी पूरी प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो इसके धागे होते हैं इनको उपयोग नहीं किया जा सकता है, जो कीड़े निकल जाते हैं। तो कुछ कीड़ों में से इसलिए रेशम नहीं निकाला जाता है कि वे बड़े होकर अंडे जो है अंडे दें। कीड़े से कागज़ पर अंडे दिलाए जाते हैं, जिससे और भी जो है कोकून तैयार किए जा सकें और भी रेशे। अगर वो सारे जो कोकून हैं आपके, जो सारे प्यूपा हैं, उनको जब मार देंगे
तो कहाँ से जो है फिर से वो जाएँगे कीड़े लाने? तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कुछ को जो है रख लेते हैं और कुछ को जो है मार डालते हैं। और वो क्या करते हैं, फिर जो अंडे दिलवाते हैं, फिर अंडों को 6 सप्ताह तक शीत संग्रह करते हैं। अंडों को कागज़ सहित गर्म पानी में धोया जाता है और अंडे सेने में 10 दिन का समय लगता है। कितना? 10 दिन का समय लगता है। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं, ये जो आपके कोकून होते हैं, इनकी छँटाई कर लेते हैं और फिर जो जिनकी ज़रूरत होती है, उनको लगता है कि कुछ कीड़े हमें रख लेने चाहिए जिससे वो अंडे दें। तो इस प्रकार से वो कोकून की छँटाई कर लेते हैं। अब इनका अगला प्रोसेस क्या आ जाता है? अगला प्रोसेस आ जाता है कि स्कौरिंग करना, मतलब शुद्धिकरण करना। सबसे पहले तो क्या किए, सॉर्टिंग किए, सॉर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून की छँटाई किए। उसके बाद इन्होंने स्कौरिंग की, मतलब शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण का क्या मतलब हो गया? तो जो इन कोकूनों से वस्त्र बनाने के लिए उन्हें उबलते हुए साबुन में धुले पानी में डाल देते हैं या फिर उसको भाप द्वारा गर्म हवा देकर सेंका जाता है, जिससे इसके अंदर के कीड़े जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और रेशा जिस गोंद जैसे पदार्थ से ढका होता है वो नर्म हो जाता है। आपने पढ़ा कि इसमें सेरिसिन नामक गोंद होता है। तो जब ये नर्म हो जाएगा तो क्या होगा, रेशे में चमक आ जाएगी और सफेदी आ जाएगी। जब हम इसका शुद्धिकरण कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ब्रुश करने का प्रोसेस करेंगे। फिर क्या करेंगे, ब्रुशिंग करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, कोकून को यंत्र की सहायता से ब्रश करते हैं, जिससे उसकी जो ऊपरी परत होती है, ऐसी स्थिति में अनावश्यक जो पदार्थ होते हैं ब्रश करने पर वो हट जाते हैं, जो लच्छियाँ बनाने के लिए हमारे अनुपयुक्त होती हैं। जो हम लच्छियाँ बनाते हैं उसमें ये उपयोग नहीं आते हैं, तो ब्रश करने पर ये क्या होते हैं, हट जाते हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आप अगला प्रोसेस क्या करते हैं, फिर अगला प्रोसेस आप ब्रुश करते हैं, ब्रुश करने के बाद कताई किया जाती है। कताई की प्रक्रिया में आप क्या करते हैं, सिल्क के धागे का विनिर्माण करते हैं, ठीक? इसमें अभी छूट रहा है कुछ। तो आप क्या करेंगे, कताई की प्रक्रिया करते हैं। तो सिल्क की कताई विशिष्ट प्रकार के कारीगरों के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि रेशम की गांठों को खोलकर फिर एक बार उन्हें रेशों को आकार, आकृति, लंबाई, मात्रा, बनावट इन सब के अनुसार में उनको बांधा जाता है। तो कारीगर जो होते हैं वो निपुण होते हैं, निपुण अंगुलियों द्वारा स्पर्श से ही हर लच्छी को किस्म की तरह पहचान लेते हैं कि कौन सी अच्छी है, कौन सी नहीं अच्छी है। तो इस प्रकार से वो क्या कर लेते हैं, उनकी कताई कर लेते हैं। फिर अगली प्रोसेस जो आ जाती है वो आपका आ जाता है डिगमिंग का प्रोसेस। आपको ये इंग्लिश वर्जन याद रखना है, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें कहीं पर डिगमिंग प्रोसेस के बारे में नहीं पढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है कि डिगमिंग का मतलब होता है गोंद छुड़ाना। आपने देखा था कि इसमें क्या होता है, इसमें सेरेसिन नामक गोंद पाया जाता है। तो उसी गोंद को छुड़ाने के लिए क्या किया जाता है, डिगमिंग प्रोसेस की जाती है। कौन सी प्रोसेस, डिगमिंग प्रोसेस। ये आपके लिए एक अलग से ही क्वेश्चन बन गया है। तो छटाई के बाद लच्छियों को साबुन बनाने गर्म पानी में रखा जाता है। साबुन वाले गर्म पानी में रखा जाता है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, जो सेरेसिन होता है वो थोड़ा नर्म हो जाएगा और क्या होगा, ढीला पड़ जाएगा और धागे को संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि इतना टाइट रहता है। तो जब आप उसे गर्म पानी में डालेंगे, जिसमें साबुन पड़ा है, साबुन वाले गर्म पानी में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो ढीला हो जाएगा और नर्म भी हो जाएगा। लच्छियों को जब उसका जल सूख जाता है, तब फ्रेम पर चढ़ाकर इसके छोर बॉबिन पर लपेट दिए जाते हैं। इस समय क्या करते हैं, धागे को बॉबिन पर लपेटने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और क्या करते हैं, इस समय धागे का वांछित ऐंठन भी दिया जाता है। धागे की मोटाई समानता लाने के लिए इस पे क्या करते हैं, इसके बीच से जो होता है वो रोलर चलाते हैं। रोलर क्या, ऐसे आपका रोलर हो गया, ठीक। तो क्या करने के लिए, जैसे समानता लाना हुआ, और अगर मान लेते हैं कहीं ज़्यादा मोटा है, कहीं पतला है, तो उसको समान करने के लिए इस पर क्या करते हैं, इस पर रोलर चलाते हैं।
सब करने के बाद इनकी एक बार और मतलब इनको एक बार और हम क्या करते हैं, इनकी और परीक्षा ली जाती है। तो जो दोष होते हैं, इसमें दोष रह जाते हैं, उनको हटाया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद जो है आपका जो वस्त्र होता है, मतलब जो रेशम होता है, वो किसके लिए तैयार हो जाता है? बुनाई के लिए तैयार हो जाता है, ठीक? अब इसके बाद कौन-सी प्रक्रिया की जाती है? इसके बाद की जाती है ब्लीचिंग की। तो ब्लीचिंग रेशम को विरंजित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जिसे हम कहते हैं H2O2, या फिर किया जाता है सल्फर हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग किया जाता है। जो अशुद्ध रेशम का जो गोंद होता है, गोंद तत्व हटाना असंभव सा कार्य है। उत्पादित रेशे और उसमें से गोंद का तत्व बने रहने का एक स्पष्ट अंतर बना रहता है, कि जो उसमें गोंद लगे रहते हैं, उसका एक स्पष्ट ही अंतर बन जाता है। जब ब्लीचिंग कर दी जाती है, इसको इसमें ये याद रखना है कि कौन से ब्लीच का प्रयोग करते हैं, तो H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग करते हैं। अगला आपका आ जाता है रंगाई करना। रंगाई आपने देखा होगा, जब आप वस्त्र तैयार कर लेते हैं, तो ये जो आपके लास्ट के प्रोसेस बचते हैं, मतलब रंगाई करना, छपाई करना या परिसज्जा देना, ये आपके सभी वस्त्रों में सेम किए जाते हैं। मतलब लास्ट के 3 प्रोसेस हर वस्त्र पर किए जाते हैं, ठीक? तो इसमें क्या करते हैं? रंगाई करना। ऊन के समान रेशम में भी रंग के प्रति बहुत ज़्यादा सादृश्यता होती है। विशेषकर क्या होता है, जो अम्लीय रंगों के प्रति, जो कि रेशम की चमक उत्पन्न करते हैं, धूप में और धोने पर भी यह रंग पक्का होता है, ठीक? तो ये हो जाता है रंगाई का प्रोसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम करते हैं छपाई की प्रोसेस। छपाई का मतलब क्या हो जाता है कि रेशम के बस्तों की जो रोलर होता है, ब्लॉक होता है, स्क्रीन हो गए, इन सब विधियों के द्वारा छपाई की जाती है। उसको सादे रूप में भी रखा जा सकता है। जो साधारणतः रेशम को पहले रंगा जाता है, फिर उसके बाद छपाई की जाती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही किया जाए, लेकिन सामान्यतः ऐसा ही होता है कि पहले जो रेशम को रंगाई की जाती है, उसके बाद उसकी छपाई की जाती है। फिर लास्ट में क्या आ जाता है? लास्ट में आ जाता है फिनिशिंग करना। आपने देखा होगा, ये लास्ट वाला हर किसी में आता है कि फिनिशिंग करना। मतलब कि रेशम में परिसज्जा हो गया। रेशम में प्राकृतिक रूप से इतनी चमक और कोमलता होती है कि उसको परिसज्जा बहुत कम देना पड़ता है। जो आपका रेशम होता है, इसकी प्रकृति में ही इतनी चमक होती है, इतनी जो है उसमें शाइनिंग होती है आपकी, कि उसको ऊपर से आप नहीं परिसज्जा देंगे बहुत ज़्यादा, तो कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन उसमें बहुत कम परिसज्जा देनी होती है। आपने देखा, जो ऊन पढ़ा था आपने, लिनन पढ़ा था, इन सब पे विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएँ की जाती है, जैसे मर्सराइजिंग करना, सिलवट्टे डालना, और क्या था, और आपका था सैनफोराइजिंग करना। ये सारे प्रोसेस आप किसी न किसी में देखेंगे। तो जो आपका जो रेशम होता है, इसमें बहुत कम परिसज्जा की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा, जो है अभी आधा ही हुआ है, हमने आज पूरा नहीं किया है, नहीं तो क्लास हमारी बहुत लंबी हो जाती। एक्चुअली घर में थोड़ा शादी का माहौल है, इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपका नुकसान ना हो। तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, बस 2-4 दिन की बात है, उसके बाद आपकी क्लासेस पूरी चलेंगी। ये था आपका रेशम का। रेशम पूरा अभी आज नहीं समाप्त हो पाएगा, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में किया है। क्योंकि अभी हमें देखने हैं रेशम के प्रकार, और आपको पता है कि रेशम जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हो जाता है आपका जो स्वनिर्मित होता है, मतलब जो वाइल्ड स्किल होता है, और एक आपका होता है कल्टीवेटेड, मतलब जो उत्पादित रेशम होता है। हमको इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं, और फिर हमें इनकी विशेषताओं को भी देखना है, इनकी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। तो थोड़ी लंबी हो जाती क्लास, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है। अगला जो हमारा क्लास होगा वो होगा ऊन का। तो ऊन की भी क्लास हमारी थोड़ी लंबी है, इसीलिए हम उसको भी एक दिन में नहीं समाप्त कर पाएंगे, तो वो थोड़ा लंबा चला जाता है, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में कर दिया है, जिससे हमारा ऊन जो है वो नेक्स्ट वीक में समाप्त हो जाए। नहीं तो हम 2 दिन इसको पढ़ते और जो है कल आपका पढ़ते,
वूल के बारे में, तो वो फिर आधा अधूरा रह जाता, तो वो काफ़ी लंबा समय हो जाता। तो हम अगर मान लीजिए हमारे कभी कोई टॉपिक में थोड़ा छूट जाता है, तो हम उसको आपका ये नहीं देखेंगे कि हमें कल न्यूट्रिशन साइंस पढ़ना है, हम उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि कोई अगर एक टॉपिक ज़्यादा दिन तक छूटता है, तो पढ़ाने में फिर वो मज़ा नहीं आता है, फिर चीज़ें भूलने लगती हैं और आप लोग रिवीज़न तो करते नहीं हैं। तो इसके प्रोसेस को आपको ध्यान रखना है, एक बार प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग ऑफ कोकून, कोकून की छँटाई करेंगे, फिर स्कोरिंग, ब्रशिंग, स्पिनिंग, उसके बाद आ जाएगा आपका डिगमिंग, ब्लीचिंग, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग। ये इतनी आपके वर्क होते हैं, इतनी प्रक्रियाएँ होती हैं रेशम को तैयार करने में। तो हमने आज क्या-क्या देखा? हमने ये देखा कि जो है रेशम की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ये इसमें जो है विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? रेशम के कीड़े को क्या मतलब रेशम का कीड़ा क्या खाकर पलता है? वस्त्रों की रानी किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार के कौन से गोद पाए जाते हैं? रेशम की देवी कौन है? को किस प्रकार का रेशम आपका बंगाल और बिहार में जो है पैदा किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? और रेशम के कीड़े का जीवन चक्र क्या होता है? हमने इन सब के बारे में चर्चा कर लिया है। आपको ये जो 2 माह की अवस्था में जो 2 माह का समय होता है, इसमें जो 4 अवस्थाएँ दी गई हैं, इसको क्रम से ध्यान रखना है। क्योंकि ये आपको क्रम में लगाने के लिए आपके ही आता है, टीजीटी, पीजीटी में ही आता है। ये नेट के ज़रूरी नहीं है ये नेट में ही पूछा जाए, ये तो आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछा भी गया है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा क्योंकि काफ़ी बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्यूपा और लार्वा का हमारा ये जो है सिस्टम गलत हो जाता है। कभी हम प्यूपा को यहाँ रख देते हैं, तो कभी लार्वा को। तो इस प्रक्रिया को ध्यान रखिएगा और इस अवस्था को भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल हम अपना रेशम समाप्त कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।